नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। 8 जनवरी तक हो सकता है चुनाव का ऐलान, फरवरी में होगी वोटिंग। दिल्ली चुनाव से पहले बैकफुट पर बीजेपी, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं सचदेवा। कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान आज से शुरू। देश भर में रैलियां। गणतंत्र दिवस पर बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में खत्म होगा। बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने को लेकर प्रशांत किशोर का अनशन जारी। कल 4 जनवरी को आयोग ने बापू सेंटर पर रखा है री एग्जाम। पूरे राज्य की परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। योगी के मंत्री आशीष पटेल की खुली चेतावनी। कहा, विभागीय प्रमोशन में अगर गड़बड़ी हुई है तो सीबीआई जांच करा ले सरकार। बोले, इस्तीफा तो डरपोक देते हैं, मुझे बर्खास्त कीजिए। एमपीपीएससी में हुई धांधली को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट। बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी ने छात्रों के भरोसे को तोड़ा। पीथमपुर में भोपाल गैस आपदा का कचरा डंप करने का मामला। लोगों ने जताया विरोध, बताया पर्यावरण के लिए खतरा। घुसपैठियों के मुद्दे पर आपका बीजेपी पर बड़ा हमला। संजय सिंह ने नाम काटने की प्रक्रिया को बताया चुनावी घोटाला। भाजपा पर लगाया चुनाव से पहले धांधली का आरोप। आज दिल्ली में पीएम मोदी दौरे को लेकर अशोक गहलोत ने साधा निशाना। बोले, चुनाव के वक्त ही पीएम को क्यों याद आती हैं घोषणाएं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के घर पर हुआ अखंड पाठ। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हुए शामिल। हाल ही में मनमोहन सिंह का हुआ था निधन। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल की गिरफ्तारी के लिए राष्ट्रपति आवास पहुंची पुलिस। योल समर्थकों ने रोका पुलिस का रास्ता। पुलिस ने घेर रखा है राष्ट्रपति आवास। चीन में फैला कोरोना जैसा नया वायरस। प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी। दावा, 2019 में वुहान से कोविड फैला था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्राइवेट प्लेन क्रैश। 2 की गई जान, 18 लोग घायल। फर्नीचर बनाने वाली बिल्डिंग की छत से टकराया। एफबीआई ने माना ट्रक अटैक आतंकवादी हमला था। आईएसआईएस आतंकी जब्बार ने अकेले घटना को दिया अंजाम। बशर अल असद को जहर देकर मारने की कोशिश का दावा। इलाज के बाद बची जान। अपराधी का पता लगा रहे रूसी अधिकारी। अडानी के खिलाफ 3 मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने दिया आदेश। 2200 करोड़ की रिश्वत से जुड़ा है मामला। वसीयत के बाद रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। अब हर 15 दिन में धुलेंगे कंबल। सिडनी टेस्ट के पहले दिन भारत 185 पर ऑल आउट। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर 9 रन बनाए। बहस के बाद बुमराह ने ख्वाजा को पवेलियन भेजा। लवयापा का टाइटल ट्रैक रिलीज। सोशल मीडिया की दुनिया में खुशी कपूर पर प्यार बरसाते दिखे जुनैद खान। फिल्म ब्लैक वारंट का ट्रेलर रिलीज। तिहाड़ जेल की दीवारों के पीछे की कहानी। शशि कपूर के पोते का डेब्यू। बिहार में आज यानी 3 जनवरी 2025 के दिन पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की तरफ से चक्का जाम किया गया। इसकी शुरुआत सचिवालय हॉल्ट से की गई, लिहाजा जिला प्रशासन की तरफ से सचिवालय हॉल्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छात्र युवा शक्ति ने बीपीएससी छात्रों के समर्थन में एनएच, एसएच और रेल चक्का जाम बुलाया है। रेलवे ट्रैक पर नारे लगाए जा रहे हैं और प्रदर्शनकारियों में बेहद आक्रोश है। 4 लाख छात्रों का भविष्य का सवाल है। ये छात्र आज 15 दिन से पटना के सड़कों पर आज 15 दिन से न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार जो गूंगी पड़ी है, इसके लिए हमको मजबूरन
पटना के पटरियों पर उतरना पड़ता है, सड़कों पर उतरना पड़ा है। पूरे बिहार का रेल चक्का जाम है, पूरे बिहार का सड़क जाम है। जब तक हम छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। ये 4 लाख बिहार के भविष्य का सवाल है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इसी पटरी पे कट के मर जाएंगे, लेकिन हम छात्र जब तक न्याय और एग्जाम नहीं होता तब तक लड़ते रहेंगे। वहीं इस बीच पप्पू यादव का क्या कुछ कहना है, सुनिए। छात्र लोगों को के सपोर्ट में बिहार और देश भर की गहरी चिंता है कि पेपर लीक आउट कब तक होगा, कब तक बच्चों के भविष्य, बच्चों के आने वाली जो जिंदगी है नर्क होगी। ये लड़ाई सिर्फ बीपीएससी को लेके नहीं है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर के है। जो 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ जनता के जो फैमिली है, उसके जो बच्चे जिस उम्मीद से कि कभी तो जिंदगी जिएंगे, उसकी जिंदगी को राजनेता, कोचिंग माफिया, पदाधिकारी मिलके कंप्लीट खत्म कर चुका है। 88-89 से लेकर के आज तक पेपर लीक आउट होते रहना और कोई इस पर निर्णय नहीं होना, तो ऐसे मुद्दों की गंभीरता को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग बहुत ही साफ क्लियर हैं इस मामले में कि हम लोगों को लड़ना है, लड़ते लड़ते मरना है, मरते मरते लड़ना है। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर के दावे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरगाह के लिए चादर भेजी है। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी है। गौरतलब है, जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं तब से वह हर वर्ष अजमेर शरीफ में उर्स के दौरान चादर भेजते हैं। इस बार प्रधानमंत्री ने यह चादर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू और भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को सौंपी है, जो कि इसे अजमेर शरीफ लेकर जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी लगातार 10 सालों से अजमेर शरीफ पर चादर भेजते रहे। तीसरी बार सरकार बनने के बाद उनकी यह पहली और कुल मिलाकर 11वीं चादर है। पिछले साल 812वें उर्स के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चादर भेजी थी। गौरतलब है, पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर ऐसे समय में भेजी है जब दरगाह शरीफ को लेकर विवाद गहराया हुआ है और मामला कोर्ट तक पहुंचा है। आपको बता दें कि दावा किया गया है कि अजमेर दरगाह शरीफ वास्तव में शिव मंदिर है। कोर्ट में इस संबंध में याचिका भी दायर की गई है, जिसे राजस्थान की एक कोर्ट ने स्वीकार लिया है। याचिका में कहा गया है कि राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह वास्तव में भगवान शिव का मंदिर है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार तो किया ही है, साथ ही तीनों पार्टियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। इसके बाद अजमेर दरगाह शरीफ कमेटी ने मुंसिफ कोर्ट में अपील दायर कर अजमेर शरीफ के खिलाफ दायर याचिका को रद्द करने की मांग की है। इस अपील पर 24 जनवरी को सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार उर्स के दौरान मजार पर चादर चढ़ाना एक अच्छा काम माना जाता है। इससे आशीर्वाद मिलता है और मन्नतें पूरी होती हैं। भारत की सबसे प्रतिष्ठित सूफी दरगाहों में से एक अजमेर शरीफ दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ लगने वाले उर्स में हर साल लाखों लोग आते हैं। 28 दिसंबर से शुरू हुआ यह उर्स इस दरगाह का 813वां कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि की याद में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ये पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बनाने का दावा कर सनसनी फैला दी थी। इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने संबंधित दस्तावेज भी डीएम को सौंप दिए। मामले की जांच कराई गई तो पूरा मामला फर्जी निकला। अब डीएम और एसपी ने इस तरह की धांधली करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही है।
इसी के साथ डीएम ने कहा कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने पुलिस चौकी की जमीन पर अपना दावा नहीं किया है। इस विवाद के बाद बीते दिनों डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें दोनों अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान वक्फ की संपत्तियों में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। प्रशासन को सौंपे गए डॉक्यूमेंट्स भी फर्जी है। महज 50 रुपए के स्टैंप पर पूरे शहर को वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई है। वर्तमान में जो विवादित धर्म स्थान है उसके सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उस पुलिस चौकी के विषय में एक हमें उर्दू के अंदर डॉक्यूमेंट मिला था। इस डॉक्यूमेंट का अनुवाद भी उन्होंने दिया था। ये हमारे पास एक अनुवाद है पूरा, जो इसके अंदर कुल 20 बिंदु दिए हुए हैं और उन 20 बिंदुओं में लिखा हुआ है कि ये चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की चौहद्दी या बाउंड्री है और इनके बीच की संपत्ति वक्फ है। 23 अगस्त 1929 को मोहम्मद अब्दुल समद, जो निवासी मोहल्ला कोट संभल है, उस समय जनपद मुरादाबाद था, उनकी ओर से एक अनरजिस्टर्ड वक्फनामा सामने आया है। उसमें क्रम संख्या 1 से 20 तक जो संपत्तियां हैं उनका भौतिक निरीक्षण और अभिलेखीय परीक्षण त्रिसदस्यीय समिति ने किया है, जिसमें हमारे यहाँ के एसडीएम, सीओ और यहाँ के ईओ तीनों लोग थे। इसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है, अर्थात कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे सामने अभी नहीं आए हैं। दूसरी बात, जिस स्थान की बात की जा रही है उस स्थान के अंदर जो संपत्ति कहते हैं दर्ज है वो 18, 19 और 20 संख्या पर है और वर्तमान में उस जगह की किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति वहां निवास करता है, उस नाम से कोई निवासित रहा है या वो गाटा संख्या जिसका उल्लेख किया गया है उसका किसी भी प्रकार से कोई भी साक्ष्य नहीं है। तीसरी बात, यहाँ कुछ जो क्रम संख्याएं मैं आपको दिखाऊंगा। हमने इस तरह से चौहद्दियों का निर्माण कराया, जो परीक्षण किया हमारी पूरी टीम ने। उन्होंने देखा कि जो क्रम संख्या 9 के ऊपर एक अंकित चौहद्दी है, तो ग्राम बिछोली तथा शेर खां सराय दोनों के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है और बीच की 4 किलोमीटर की पूरी भूमि उसके अंदर वक्फ के रूप में लिखी हुई है, जो अनरजिस्टर्ड, बिना आवेदनकर्ता और बिना किसी स्वामी के है। दूसरा, कोई भी भूमि जब वक्फ की जाती है तो उसमें स्वामित्व का उल्लेख अवश्य होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई भी स्वामित्व का उल्लेख नहीं है। तीसरी बात, वर्तमान जो भूमि है वहां पर कोई मकान स्थायी अस्तित्व में नहीं है। किसी प्रकार के जो नाम दिए गए हैं उस प्रकार के नाम भी वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। तो इससे ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि जिस भूमि की बात की जा रही है, जो वक्फ की गई है, उसकी वास्तविकता क्या है। किसी ने अभी इसके विषय में हमें अवगत नहीं कराया है। वक्फ के दावे संबंधी अभिलेखों की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया है कि एक मदरसे के लिए गैर कानूनी तरीके से संपत्ति को वक्फ किया गया है। इस गैर रजिस्टर्ड वक्फनामे के मुताबिक पूरा संभल शहर ही वक्फ की संपत्ति पर बसा है। इसमें जामा मस्जिद से लेकर विष्णु मंदिर और सभी सरकारी दफ्तर तक शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएम ने साफ कहा कि जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी की जमीन का कोई विवाद नहीं है। ऐसे में ये वक्फ गैर कानूनी है, बल्कि वक्फ की आड़ में करोड़ों की संपत्ति की गैर कानूनी खरीद फरोख्त कर राजस्व को चूना लगाया गया है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। राउत का कहना है कि मेरे मन में संदेह है कि साल 2026 के बाद केंद्र की मोदी सरकार बचेगी या नहीं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और एक बार केंद्र सरकार अस्थिर हो गई तो इसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। बता दें कि संजय राउत ने इससे पहले भी महायुति गठबंधन पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि महायुति गठबंधन में बीजेपी के दोनों सहयोगी दल सिर्फ सत्ता सुख के लिए साथ है, उनमें वैचारिक समानता बिल्कुल भी नहीं है। पहले वो अपनी पार्टी की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देते हैं और फिर सरकार बनाने के लिए साथ आते हैं। यानी देखा जाए तो केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार के गठन के बाद से ही विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि ये सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी,
क्योंकि पिछली 2 बार की तरह इस बार केंद्र में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है और इसी को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि 2029 से पहले ही मोदी सरकार अस्थिर हो जाए। इसी को लेकर अब संजय राउत ने भी ये बयान दे दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।